मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखते हैं हम लोग ऑडिट। नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, मतलब मल्टी स्टेट है, मतलब ये कोई एक स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मल्टीपल स्टेट के अंदर वर्क करती है। फंड्स जो होते हैं उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता कोई भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना होता है, तो मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स, परचेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, आइटम्स ऑफ द कॉस्ट, या तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ऑडिट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 72 के हिसाब से सीए विद इन द मीनिंग्स ऑफ द सीए एक्ट 1949 वो यहाँ पर क्वालिफाइड होता है ऑडिट करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, ऑफिसर्स या तो एम्प्लॉयज ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकते, मेंबर्स या तो जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है अपन ऑफिसर्स या तो एम्प्लॉयज ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी यहाँ पर डिसक्वालीफाइड हो जाता है। इनडेप्टनेस अगर लोन वोन लेकर रखी है दे के रखी है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और गिवन एनी गारंटी, अगर गारंटी भी देके रखी है फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ तब भी वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, उसको ऑडिट नहीं कर सकता वो। अगर ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है अपॉइंटमेंट के बाद तो उसको वैकेट करना पड़ेगी उसकी ऑफिस को। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 76 के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर या तो ऑडिटर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन द 1 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सोसाइटी। रजिस्ट्रेशन जब सोसाइटी का हो जाता है उसके 1 मंथ के अंदर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को या तो ऑडिटर्स को होल्ड करते हैं अंटिल, कब तक का वो ऑफिस होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम तक का। अगर फेल्ड हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो जनरल मीटिंग्स के अंदर अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट ऑडिटर को। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है, एट ईच एजीएम, हर एजीएम के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, वो होल्ड करेगा उसकी ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग्स अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। जब कंक्लूड होती है पहली मीटिंग्स उसके बाद से नेक्स्ट एजीएम तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम तक अपनी ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 73 के हिसाब से एसेस द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द वाउचर्स ऑल द टाइम्स, वो एसेस करेगा किसको, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द वाउचर्स को पूरे टाइम के अंदर, मतलब वो देख सकता है, वो एसेस कर सकता है बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड वाउचर्स को सारे टाइम। एंटाइटल द इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन, वो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है फ्रॉम द ऑफिसर्स या तो अदर एम्प्लॉयज से। एज पर द सेक्शन 73(2) ऑफ द ऑडिटर सेल मेक द फॉलोइंग इंक्वायरी, ऑडिटर ये इंक्वायरी कर सकता है। लोन्स एंड द एडवांसेस सिक्योर्ड नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो उसके मेंबर्स, जो भी लोन्स एंड द सिक्योरिटी, जो भी लोन्स एंड द एडवांसेस जो हैं वो सिक्योर्ड हैं, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड हैं वो प्रिजुडिशियल नहीं होने चाहिए, मतलब वो हार्म नहीं करने चाहिए इंटरेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का या तो उसके मेंबर्स का। ट्रांजैक्शंस जो भी किए गए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो सिर्फ बुक्स के अंदर ही नहीं होने चाहिए, वो प्रिजुडिशियल नहीं होने चाहिए, मतलब हार्म नहीं करने चाहिए, हार्म करने नहीं होने चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है उसको चार्ज नहीं किया जाना चाहिए रेवेन्यू अकाउंट्स के अंदर, ये भी वो क्या करेगा, ये भी वो इंक्वायर करेगा। शेयर्स इश्यूड फॉर द कैश, अगर कोई शेयर्स इश्यू किए गए हैं कैश के लिए, वेदर ये जो भी कैश है ये एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, अलॉटमेंट किया गया है, अगर कोई कैश एक्चुअली रिसीव्ड नहीं हुआ है तो पोजीशंस ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट करेक्टली दिख रहा है ना, रेगुलर है ना, कोई मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं ना। कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट क्या होगी, तो सिमिलर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वही पूरा यहाँ पर कंटेंट होगा, मतलब क्या होता है, एड्रेस ही होता है, टाइटल होता है, ओपिनियन होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन, वही सब यहाँ पर आएगा। पावर ऑफ द CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द स्पेशल ऑडिट इन सर्टेन केसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है स्पेशल ऑडिट सर्टेन केसेस के अंदर। वो सर्टेन केसेस कौन से हैं तो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 77 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अंदर अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज इन द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, अगर वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, उसके अफेयर्स जो हैं वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे नहीं हैं और मैनेज भी नहीं किए जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। सीरियस इंजरीज या तो डैमेजेस किए जा रहे हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्रीज या तो बिजनेस टू विच इट पर्टेन, जिस इंडस्ट्रीज़ और जिस बिज़नेस के अंदर वो वर्क कर रही है उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर सीरियस इंजरी या तो डैमेज किया जा रहा है तब भी वो स्पेशल ऑडिट करा सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डेंजर्स है उसकी सॉल्वेंसी को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टाइम के ऊपर बाय द ऑर्डर पास करके डायरेक्ट कर सकती है स्पेशल ऑडिट फॉर सच पीरियड और द पीरियड्स एज मे बी स्पेसिफाइड। एडिशनल कंडीशंस के अंदर क्या आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है या तो आइदर बाय itself or both holding the 51% of the more paid up share capital,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों मिलके अगर होल्ड कर रहे हैं 51% ऑफ द मोर पेड अप शेयर कैपिटल्स, तो उस केस के अंदर भी उस केस के अंदर ही यहाँ पर स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों मिलके 51% ऑफ द मोर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तभी वो लोग स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं। पावर्स ऑन द ड्यूटीज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होती है वही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। पावर्स ऑन द ड्यूटीज, रिपोर्ट्स किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्शंस ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट्स, जब भी रिसिप्ट मिलती है रिपोर्ट की स्पेशल ऑडिट की, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शंस, अगर एक्शन नहीं लिया जाता उस रिपोर्ट के ऊपर विद इन द 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंड कर देगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को आइदर द कॉपी भेज देगी या तो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट भेज देगी रिपोर्ट का विद इन इट्स कमेंट्स, और उसकी कमेंट भी डाल के भेजेगी उसके ऊपर। एंड रिक्वायर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसको क्या करना है? तो सर्कुलेट करना है इस कॉपीज़ को या तो एक्सट्रैक्ट को उसके मेंबर्स को, या तो सच कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट को पढ़ा जाएगा बिफोर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एट नेक्स्ट एजीएम के अंदर इसको पढ़ा जाएगा, जो भी कॉपीज़ एंड एक्सट्रैक्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी है उसे। एक्सपेंसेस, ये जो भी ऑडिट के एक्सपेंसेस होते हैं ये डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पेड किए जाता है बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिफॉल्ट पेमेंट अगर कोई भी होता है वो भी रिकवरेबल होता है फ्रॉम द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एन अरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। किसके तौर पर इसको रिकवर किया जाता है? अरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू के तौर पर इसको रिकवर किया जाता है जो भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट होता है। इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करा सकती है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑन द रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर सेंट्रल रजिस्ट्रार ये इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करेगा? तो फेडरल कोऑपरेटिव टू विच अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अफिलिएटेड, मतलब ऐसा तो कोई फेडरल कोऑपरेशन है जिसके अंदर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ी हुई है, जिसके साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ी हुई है, तो ऐसा फेडरल कोऑपरेटिव अगर बोलेगा इंक्वायरी या तो इंस्पेक्शन के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर बोलेगा तो नॉट लेस देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ये लोग बोलेंगे तो होल्ड करा सकती है इंक्वायरी इंस्पेक्शन या तो डायरेक्ट कर सकती है। सम पर्सन्स को ऑथोराइज किया जाएगा बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर के अंदर राइटिंग के अंदर ऑर्डर दिया जाएगा। 15 डेज प्रायर नोटिस भी दी जाएगी इसके अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। पावर्स ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार, क्या पावर होगी इस पर्सन की जो कि अपॉइंट किया गया है एज ए सेंट्रल रजिस्ट्रार? यू शैल, वो कस्टडी में ले सकता है क्या? बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटीज़, कैश या तो अदर ऑल रीजनेबल टाइम के बेसिस के ऊपर, मतलब ये सारी की वो कस्टडी ले सकता है जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंटेन की गई। हैव फ्री एक्सेस, उसके पास फ्री एक्सेस होगा बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, कैश या तो अदर्स प्रॉपर्टीज़ का बिलोंगिंग टू और इन द कस्टडी एंड मे समन, और वो समन भी भेज सकता है कोई भी पर्सनस को जो कि पोजीशंस के अंदर है या तो रेस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो भी प्रोड्यूस की जा रही है, द सेम एट एनी प्लेस स्पेसिफाइड बाय हिम, जो भी वो प्लेस बोलेगा उस प्लेस के ऊपर आकर उसको आंसर्स करना पड़ेगा। मतलब ये जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या तो पोजीशंस जिसके पास होगी प्रॉपर्टीज़ का जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको जिस भी प्लेस पे बुलाया वो उस प्लेस पे आकर उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, मतलब जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करवानी पड़ेगी। ही मे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग बाय लॉ स्पेसिफाइड द पीरियड, ही मे वो चाहे तो लॉ को भाड़ में रखते हुए, मतलब लॉ को ध्यान में ना रखते हुए, स्पेसिफाइड द पीरियड, वो स्पेसिफाइड कर सकते हैं पीरियड नोटिस का ऑफ द जनरल मीटिंग्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जनरल मीटिंग्स की नोटिस देने का पीरियड स्पेसिफाइड कर सकता है स्टेट द कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। रिक्वायर्ड द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी, और वो क्या बोलेगा? वो ऑफिसर को बोलेगा कि आप जनरल मीटिंग को बुलाइए सोसाइटी की बाय द नोटिस देकर नॉट लेस देन 7 days एट सच टाइम। यहाँ पर क्या था? ही मे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग स्पेसिफाइड बाय द लॉज स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिक्वायर्ड द ऑफिसर को बोलेगा कि आप जनरल मीटिंग बुलाइए सोसाइटी की और नोटिस देनी पड़ेगी सोसाइटी को उसके मेंबर्स को कितने? नॉट लेस देन 7 days एट सच टाइम एंड द प्लेस एट अ हेड क्वार्टर। उसके अंदर क्या होगा? टाइम लिखा गया होगा, प्लेस लिखा गई होगी हेड क्वार्टर की जहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है ऑफ द सोसाइटी टू कंसिडर्ड
सच मैटर्स, यहाँ पर वो मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, मे डायरेक्ट टू हिम वेयर द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी रिफ्यूज, अगर ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है कि हम तो ऐसी मीटिंग्स नहीं बुलाएंगे, तो वो खुद चल के, उसके पास पावर है कि वो खुद चल के नहीं इस मीटिंग्स को बुला सकता है। ही मे समन, वो समन कर सकता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को, हु इज़ रीजनेबली बिलीव्स बाय हिम, उसको ऐसा लगता है कि हैव द नॉलेज, उसके पास नॉलेज है, अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, टू अपीयर बिफोर हिम, उसके सामने पेश होने के लिए वो बुला सकता है ऐसे बंदे को जिसके पास नॉलेज है, जिसको, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को लगता है कि ये पर्सन के पास नॉलेज हो सकता है अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको वो बुला सकता है। एट एनी प्लेस, एट दी हेड क्वार्टर, कहाँ पर बुलाएगा, कोई भी प्लेस पे हेड क्वार्टर पर होना चाहिए ये, ऑफ द सोसाइटी और एनी ब्रांच, या तो कोई भी ब्रांच होगी सोसाइटी को इस पर बुला सकता है, देयर ऑफ, एंड मे एग्जामिन सच ए पर्सन ऑन ओथ, ओथ लेके उसको एग्जामिन कर सकता है, मतलब शपथ दिला के उसको एग्जामिन कर सकता है कि वो जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। कम्युनिकेशंस ऑन द इंक्वायरी, सेंट्रल गवर्नमेंट विद 3 month डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट कम्युनिकेट द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो भी इंक्वायरी की इसका कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन द 3 month डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी को टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई होता है तो, टू विच द सोसाइटी एफिलिएटेड, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ सोसाइटी जुड़ी हुई है तो उसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड टू द पर्सनस और अथॉरिटीज़ इफ़ एनी एट हुज इंस्टेंस द इंक्वायरी इज़ नीडेड, और जिनने भी बोला था कि इंक्वायरी करो उन सबको बताना पड़ेगा कि ये इंक्वायरी करके क्या नतीजे निकल के आए, वो सब कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन 3 month ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट में क्या है, तो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंड, जो भी गवर्नमेंट फंड्स होता है उसका पब्लिक अकाउंटिंग किया जाता है, मतलब उसका खाते बनाया जाता है, लिखा जाता है उसको। इवैल्यूएशन, कहाँ से ये जन्म हुआ इसका, पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द एक्सपेंसेस, पार्लियामेंट जो है वो सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करती है। फर्स्ट इट इज़ वोटेड अपॉन, पहले उसके ऊपर वोट किया जाता है, एंड देन ओनली द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, और उसके बाद ही एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया जाता है। कहाँ से इनकर्ड किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया में से ये एक्सपेंडिचर किया जाता है। आफ्टर द एक्सपेंडिचर के बाद अपोर्शन किया जाता है अकाउंट्स के अंदर जो भी प्रिपेयर किए गए हैं, विच लेटर स्क्रूटिनाइज किया जाता है किसके द्वारा, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी के द्वारा। इसके अंदर 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक तो इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट्स होता है। तो इनकम के अंदर क्या आएगा, तो इनकम कहाँ से आती है, गवर्नमेंट को टैक्स से आती है, नॉन टैक्स से आती है। नॉन टैक्स मतलब क्या हो गया, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई, कमर्शियल ऑडिट केम्स इनटू एक्सिस्टेंस, तो यहाँ पर कमर्शियल ऑडिट के दायरे में आ जाता है ये। और एक्सपेंसेस का भी देखेंगे हम लोग। स्कोप देखते हैं, बेसिक एसेंशियल ऑफ द ऑडिटिंग, बेसिक एसेंशियल ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप के अंदर क्या आएगा, बेसिक एसेंशियल ऑफ द ऑडिटिंग। यहाँ पर जो भी ऑडिट किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी गवर्नमेंट का ऑडिट किया जाता है। इवैल्यूएशंस ऑफ द एंड रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट जो होता है, एंड रिजल्ट जो होता है उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। यहाँ पर जो भी एंड रिजल्ट आता है उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है कि क्या लैप्सेस हैं, रिपोर्ट किया जाता है वीकनेसेस को। नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट किया जाता है कि क्या लैप्सेस है एंड क्या वीकनेसेस है। ऑडिटर कौन होता है इसका, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका ऑडिटर होता है। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ही कैन नॉट बी रिमूव, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो मिसबिहेव कर रहा है या तो इनकेपेबिलिटीज़ है उसकी, मतलब वो उस ओहदे के लायक ही नहीं है। बाय द 2/3 ऑफ द मेंबर्स, कैसे ये होगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अगर एग्री हो जाते हैं तभी ये उसको हटाया जा सकता है। किस बेसिस के ऊपर, प्रूवन मिसबिहेवियर के बेसिस के ऊपर या तो इनकेपेसिटी के ऊपर। टेन्योर कितना होगा इसका, तो 6 years या तो 65 years ऑफ हिज एज विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो गया उसके अंदर वो रिटायर हो जाएगा। सैलरी इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी होती है उतनी इसकी सैलरी होती है। रोल ऑफ CNAG, चेक वेदर द वेरियस अथॉरिटीज़ एक्ट एज पर द रूल्स एंड द ऑर्डर, उसका क्या रोल्स है कि देखना है कि जो भी अथॉरिटीज़ है वो एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से वर्क कर रही है ना, रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से वर्क कर रही है ना। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द फॉर्म्स ऑफ द अकाउंट्स, मतलब
मेंटेन करना है अकाउंट्स को, उसके अंदर भी वो एडवाइस देता है कि कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग अकाउंट्स को, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। सबमिट द रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, दोनों को रिपोर्ट सबमिट करता है, या तो प्रेसिडेंट को करता है या तो गवर्नर को करता है। हाउ द ऑडिट इज़ कंडक्टेड, कैसे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। एक्सटेंड एंड द क्वांटम, कितने एक्सटेंड तक और कितना क्वांटम तक ऑडिट करना है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, CNAG के द्वारा। और ये जो भी उसने एक्सटेंड एंड क्वांटम बताया, ये नाइदर नेगोशिएबल नॉर क्वेश्चनेबल, मतलब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं कि इतने एक्सटेंड तक मत कीजिए, इतना ही कीजिए, इतना ही कीजिए, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। उसने जितना बोला इतना करना है। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देखे जाते हैं, इंपॉर्टेंस देखा जाता है, टोटलिटी देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी देखा जाता है, टोटल प्लान देखा जाता है। इसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि कितना एक्सटेंड और कितने क्वांटम तक चेकिंग करनी है। यहाँ पर हायरार्की होती है, जो ग्रुप लीडर होता है वो कंट्रोल डायरेक्ट करता है, वही प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशंस एंड रिपोर्टिंग उसी के पास जाती है। सुपरवाइजर्स जो होता है वो टेस्ट चेक करता है, ऑडिटर जो होता है वो प्राइमरी चेकिंग करता है। ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र किसको रिपोर्ट करेगा, CNAG को, मतलब जो ग्रुप लीडर होगा उसको। कंट्रोल या तो जो डायरेक्ट कर रहा होगा उसको। कंडक्ट आइदर लोकली और सेंट्रली, या तो लोकली किया जा सकता है या तो सेंट्रली किया जा सकता है। लोकली का मतलब वहाँ पर प्लेस पर जाके करना है, या सेंट्रली का मतलब एक जगह पर सारी डॉक्यूमेंट मंगा कर करना है। पावर्स ऑफ द CNAG, क्या पावर हो गई, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है रिक्वायर्ड बुक्स, रिकॉर्ड्स को एक्सेट्रा टू बी सेंड स्पेसिफाइड प्लेसेस के ऊपर वो मंगा सकता है इसको, स्पेसिफाइड प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चंस कर सकता है। ऑब्जर्वेशन जो भी उसको लगता है, ऑब्जर्वेशन करके उसको जो भी क्वेश्चंस लगते हैं वो पूछ सकता है। वो लोगों को बुलाकर इंफॉर्मेशंस ले सकता है उनसे। लिमिटेड चेक्स कर सकता है। ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर्स CNAG, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या ड्यूटी है। ऑडिट ऑफ द स्टोर्स एंड द स्टॉक, वो ऑडिट कर सकता है स्टोर स्टॉक्स के, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस के। ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर्स, ऑडिट कर सकता है रिसिप्ट्स एक्सपेंसेस के। सब्सटेंशियली जो कि फाइनेंस हो उसी के। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एनी अथॉरिटी जिसको अमाउंट ग्रांट किया गया है 25 लाख से ज़्यादा का, एंड वो 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है, मतलब 25 लाख से ज़्यादा की ग्रांट मिली गई है, एंड उसका जो भी एक्सपेंस हो रहा है उस एक्सपेंस का 75% जो है वो ये ग्रांट की अमाउंट होती है। मतलब जितनी ग्रांट मिली है उतने का यहाँ पर होना चाहिए, 75% से ज़्यादा का। एक्सपेंसेस जो उसका टोटल एक्सपेंसेस होता है उसका 75% से ज़्यादा, 25 लाख से ज़्यादा की जो ग्रांट मिली है उतना होना चाहिए। जो भी अमाउंट की ग्रांट उसको मिली है वो ग्रेटर देन 25 लाख होनी चाहिए, एंड उसके साथ जो भी उसका एक्सपेंडिचर है उसका 75% से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो होगा वो ग्रांट से फाइनेंस होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने दी गई है। ये किससे दिया जाता है, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिया जाता है ग्रांट, या तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है या तो यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर दे सकती है, फंड कर सकती है, ग्रांट दे सकती है। बाय ऑल द रिसिप्ट, अगर ऐसा कुछ किया गया है, सब्सटेंशियली फाइनेंस है, तो उसकी सारी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब उसका सारी एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट का ऑडिट किया जाता है। ऑडिट ऑफ द ग्रांट्स एंड द लोन्स, जो भी ऑडिट होता है ग्रांट्स एंड द लोन्स स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो दी जाती है उसका भी ऑडिट किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ग्रांट एंड द लोन दी गई है उसी स्पेसिफाइड पर्पस के अंदर उसको यूटिलाइज़ किया गया है ना। अगर इसके अंदर एक एक्सेप्शंस है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या तो फॉरेन स्टेट को जो दी गई है उसका यहाँ पर ऑडिट में नहीं आता, उसका यहाँ पर कवरेज नहीं होता। ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द यूनियन या तो स्टेट, कैसे रिसिप्ट का ऑडिट किया जाता है जो भी यूनियन या स्टेट को मिलती है। वो पहले असेसमेंट देखा जाता है, फिर उसका कलेक्शन देखा जाता है, फिर उसका अलॉटमेंट देखा जाता है, फिर उसका अलोकेशंस देखा जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे असेसमेंट किया गया, उसका कैसे कलेक्शंस हुआ और कहाँ कहाँ उसको अलोकेट किया गया। जनरल प्रोविजंस, ऑडिट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, मनी इज़ लीगली अवेलेबल, एक्सपेंस कन्फर्म्स विद द अथॉरिटी, कंटिंजेंट फंड एंड द पब्लिक अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट्स। जनरल प्रोविजंस के अंदर क्या होता है, तो ऑडिट जो भी है एक्सपेंडिचर्स का किया जाता है, मनी जो है वो लीगली अवेलेबल है ना, एक्सपेंसेस कंफर्म विद द अथॉरिटी, कन्फर्मेशंस लिया गया था ना,
अथॉरिटीज़ से जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसका। कंटिजेंट फंड एंड द पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंट फंड बनाया गया है, पब्लिक अकाउंट्स के अंदर से लिया गया है। सब्सिडियरी अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं। कंप्लाई एंड सबमिट द अकाउंट्स, किसको कंप्लाई करना होता है एंड सबमिट करना होता है अकाउंट्स को, तो कंप्लाइज द अकाउंट, प्रिपेयर द रिपोर्ट, सबमिट द रिपोर्ट एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशंस। सारे अकाउंट्स का कंपाइलेशंस करो, रिपोर्ट बनाओ, सबमिट करो उस रिपोर्ट को एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एक्सपेंडिचर ऑडिट, ऑडिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंड, ऑडिट किया जाता है प्रोविज़न ऑफ द फंड का, मतलब जो भी तिजोरी में पैसा पड़ा है वो किस पर्पज़ के लिए आया है। डस नॉट एक्सीड द अप्रोप्रिएशंस मेड, जितना अप्रोप्रिएशन किया गया था उससे ज़्यादा का खर्चा तो नहीं कर दिया गया ना, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। ऑडिट ऑफ द सेंक्शंस, सेंक्शंस प्रॉपरली किए गए हैं ना, अप्रोप्रिएटली कवर्ड है ना, सेंक्शंस जो किए गए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किए गए हैं ना। ऑडिट ऑफ द रूल्स एंड द ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया के हिसाब से रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑर्डर्स जो भी हैं उसका सेंक्शंस किया गया था इनकर्ड करने से पहले। डिटेल्स टू द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, जो भी डिटेल प्रोसीजर दी गई है कि ऐसे ऐसे करके आपको पहले सेंक्शंस लेना है, फिर उसके बाद आपको उसको पास करना है, फिर वैसा जो भी किया गया था जितना भी प्रोसीजर उसके अंदर प्रिस्क्राइब किए गए है वो उस प्रोसीजर के हिसाब से किया गया है ना। रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर के अंदर जो भी अथॉरिटी को दिया गया था कि ऐसे ऐसे आपको एक्सपेंसेस करने हैं तो उसके हिसाब से ही किए गए हैं ना। प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर होता है कि जो भी फालतू का खर्चा है या जो भी खर्चा कम हो सकता है तो वो वैसे ही किया गया है ना, ऐसा तो नहीं ना कि विदाउट द इंटरेस्ट कुछ खर्चा कर दिया गया हो। इम्प्रॉपर या तो अवॉइडेबल एक्सपेंसेस है वो भी देख लेना है कि इसको अवॉइडेबल थे और इसको क्यों कर दिया गया एक्सपेंसेस को। परफॉर्मेंस ऑडिट, इसमें क्या देखेंगे तो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली किया गया है ना,